हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे मेरे बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपने इस ऐसे सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है यूथ द आर्किटेक्ट्स ऑफ अ न्यू इंडिया, युवा नए भारत का निर्माता। जिस तरीके से इंडिया के आसपास के देशों में जेनजी मूवमेंट्स हुए हैं, भारत में भी जेनजी को लेकर के एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है कि जो हमारा जेनजी है वह अब नेशन बिल्डिंग में एक पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला है। इसीलिए इस बात को देख करके अब लगता है कि यूपीएससी या चाहे बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, कहीं भी अगर ऐसे पूछा जाएगा तो यूथ के रोल को जरूर पूछा जाएगा। अब यूथ के रोल को कैसे पूछा जाएगा? तो नए भारत का, न्यू इंडिया के निर्माता के रूप में। क्यों भाई? क्योंकि अब तक भारत की जो पहचान रही है वो रही है एक गरीब देश जहां पर बेरोजगारी है, गरीबी है, भूखमरी है। लेकिन अब भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। नाउ इंडिया हैज बिकम अ सुपर पावर एंड द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो जब इंडिया एक नया इमर्ज इंडिया हो रहा है, ग्लोबल लीडर बन रहा है, तो ऐसे में जो हमारा यूथ है वह उस नए इंडिया के आर्किटेक्ट के रूप में रोल प्ले करेगा। इसको लेकर के ऐसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है। कुछ बातें जो आप सभी के लिए हैं, अगर आप हिंदी में ऐसे लिखते हैं और आपके पास कोई इंग्लिश का कोटेशन है तो आप इंग्लिश को उसको एज इट इज ऐसे में लिख सकते हैं, इतना परमिसेबल होता है। उसी तरीके से अगर आप इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हैं और हिंदी या संस्कृत का कोई श्लोक है या कोई कोटेशन है जो आपको आता है, आप उसको हिंदी और देवनागरी लिपि में एज इट इज लिख सकते हैं, इतना परमिसेबल होता है। तो चलिए सीधे ऐसे में इंटर करते हैं। इस ऐसे को लिखते समय मैंने भी वही काम किया है। मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा है ताकि दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स कनेक्ट कर सकें। आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है जो, लेकिन जो कोटेशंस है उसको आप जैसा जिस लैंग्वेज का कोटेशन है अगर आपको याद हो तो उसको एज इट इज कोट कर सकते हैं। यूथ द आर्किटेक्ट ऑफ अ न्यू इंडिया, जैसे मैंने इसको शुरू किया है तो बताया है इंट्रोडक्शन में कि आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां 60% से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। सवाल यह है, क्या हम अपनी जवानी को सिर्फ उम्र तक सीमित रखेंगे या इसे नए भारत की शक्ति बनाएंगे? अब देखो, कुछ बातें जो आपको नोटिस करनी है। मैंने यहां पर एक शब्द यूज किया है उम्र। मैंने उम्र नहीं लिखा है, उम्र लिखा है। उम्र लिखने का पर्पस यह है कि उम्र एक ट्रेडिशनल वर्ड है। उम्र आपको हिंदी का शुद्ध शब्द है, लेकिन उम्र शब्द जब आप यूज करते हैं तो यह एक ऐसा लगता है जैसे आप कोई लेखनी लिख रहे हैं, कोई कविता या कहानी लिख रहे हैं जिसमें फ्लो को मेंटेन कर रहे हैं। उम्र जब लिख देंगे तो वहां पर आप में इंटेलेक्चुअलिटी दिखेगी, लेकिन जब उम्र लिखेंगे तो उसमें आपकी साहित्यिक क्षमता दिखती है। तो इसीलिए मैंने यहां पर उम्र शब्द लिखा है। साथ ही पहला पैराग्राफ मैंने एक क्वेश्चन के साथ इंट्रोड्यूस किया है, या इसे नए भारत की शक्ति बनाएंगे। ठीक है, आप लोग भी इसको ऐसे ही लिखने की कोशिश करिएगा। इसको एज इट इज आप लोग कट कर सकते हैं, अपने पास स्टोर कर सकते हैं और ऐसे में यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद का जो मैंने यूज किया है, बिकॉज द यूथ इज द ट्रूथ इज यूथ आर नॉट जस्ट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, दे आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ न्यू इंडिया। अब हमने एक क्वेश्चन जनरेट किया कि क्या हम अपनी जवानी को सिर्फ उम्र तक सीमित रखेंगे या इसे नए भारत की शक्ति बनाएंगे? तो फिर उसका शक्ति बनाएंगे तो क्यों पूछा जा रहा है यूथ से? क्योंकि यूथ क्या है? आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया। ये मैंने इंग्लिश में लिखा। ठीक है, आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स है इसकी युवा शक्ति। दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स है जो कि भारत में है, उसकी युवा शक्ति। ओवर 800 मिलियन यंग माइंड्स रेडी टू ड्रीम, डिजाइन एंड डिलीवर अ बेटर नेशन। कितना? 800 मिलियन से अधिक युवा मस्तिष्क। सोचिए, पूरी दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं, इवन यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी 800 मिलियन पॉपुलेशन नहीं है। वहां पर 8-10 देश मिलकर के 800 मिलियन होंगे, और हमारे देश में अकेले 800 मिलियन प्लस युवा मस्तिष्क है जो क्या चाहता है, जो सपने देखता है, डिजाइन करता है और डिलीवर भी करता है, काम भी कर रहा है। किसके लिए? फॉर अ बेटर नेशन। उसके बाद ये जनांकीय लाभांश है। हम बताएंगे कि ये जो 800 मिलियन है यह क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है। लेकिन अगर इसे सही डायरेक्शन नहीं दी जाए तो यह जनांकीय
आपदा भी बन सकता है। अब हमने बताया, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, यूथ को अगर डायरेक्शन सही नहीं मिले तो यूथ तोड़ फोड़, धरना प्रदर्शन तोड़ फोड़ में भी शामिल हो जाता है। लेकिन अगर सही डायरेक्शन मिले तो वही यूथ स्किल्ड वर्क फोर्स बन करके नेशन बिल्डिंग कर देता है, लीडर बन जाता है। तो ये हमने इंट्रोड्यूस किया। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने यूज किया है, इंट्रोडक्शन ही अभी चल रहा है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने फ्रीडम स्ट्रगल से कनेक्ट किया है। फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर आज तक हर बदलाव के पीछे युवा का हाथ रहा है। भगत सिंह और आजाद ने अपनी कुर्बानी देकर आजादी दिलाई और आज का युवा डिजिटल क्रांति ला रहा है। डिजिटल क्रांति देश में आई है, कौन ला रहा है? युवा ला रहा है, क्योंकि युवा ही डिजिटल क्रांति को प्रमोट कर रहा है, बना रहा है और यूज कर रहा है। फ्रॉम स्टार्टअप इंडिया टू स्वच्छ भारत, यंग माइंड्स आर रीडिफाइनिंग व्हाट इट मीन्स टू सर्व द नेशन। स्टार्टअप इंडिया से लेकर स्वच्छ भारत तक युवा मस्तिष्क फिर से यह परिभाषित कर रहा है कि राष्ट्र सेवा क्या है। ठीक है, अब ये क्या है, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा में यूज किया है, तो इसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आगे फिर कि नया भारत सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं, आर्थिक महाशक्ति भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक पावर ज्यादा ट्रेंडी वर्ड है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इकोनॉमिक पावर नहीं, एक नैतिक और समावेशी देश है। और इस निर्माण के 3 मजबूत स्तंभ हैं: आर्थिक शक्ति, सामाजिक सुधार और नैतिक नेतृत्व। तो जैसे ही इंट्रोडक्शन मैंने इंड किया, आगे के लिए मैंने लाइन खोल दिया कि आगे हम किन मुद्दों पर बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे आर्थिक शक्ति पर, सामाजिक सुधार पर और नैतिक नेतृत्व पर। यही 3 ऐसे डायमेंशंस हैं जिसमें हमारा यूथ नेशन बिल्डिंग कर सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया इंट्रोडक्शन। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन करना कैसे है। अगर आप लोग बीपीएससी का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, बीपीएससी इस बार मेंस दे रहे हैं, तो आप लोग कंसेप्ट माइंड्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर बीपीएससी वाले सेगमेंट में जाकर के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हमने वहां पे प्लान कर रखा है कि जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन आप कर रहे हैं उसको 24 आवर के अंदर आपको इवेलुएट करके आपका आंसर देंगे। साथ ही वीकली एक लाइव सेशन भी रखेंगे जिसमें मैं पर्सनली हर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करूंगा और आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प करूंगा। ठीक है, तो उसको भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप, एक नंबर है, इस नंबर पे आप 7053760520 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम या कॉल करके उसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया, अब आगे बॉडी पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बॉडी पार्ट में आप लोगों को कैसे कैसे डायरेक्शन, तो मैंने 3 डायरेक्शन बताए थे इंट्रोडक्शन के लास्ट में, आपको भी ऐसे ही इंट्रोडक्शन लिखने हैं। इंट्रोडक्शन का जो लास्ट लाइन होना चाहिए वही बॉडी पार्ट का इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट का इंट्रोड्यूस करने वाला कनेक्टिंग लाइन होना चाहिए। तो जब हमने बात करी कि भारत को 3 क्षेत्रों में अपने आप को बेटर करना है, कहां? आर्थिक शक्ति, सामाजिक सुधार और नैतिक नेतृत्व, एथिकल लीडरशिप। तो अब इन क्षेत्रों में कहां कहां पर भारत को काम करना है? आर्थिक शक्ति में कहां कहां? तो आर्थिक शक्ति में भारत को स्टार्टअप इंडिया में काम करना है, स्टार्टअप इनोवेशंस को मजबूत करना है, स्टार्टअप सेक्टर को आगे ले जाना है। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टअप्स से जुड़े हुए कुछ ऐसे स्टार्टअप्स जो कि हाल के वर्षों में आए हैं और जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है, वैसे स्टार्टअप्स के एग्जाम्पल यहां पर कोट करने हैं। ठीक है, कि आज का युवा आर्थिक शक्ति के साथ, आर्थिक शक्ति, भारत की आर्थिक शक्ति बन रहा है, और कैसे कि वह भारत के स्टार्टअप और संरचना में बहुत तेजी से योगदान कर रहा है। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आज न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, और इसके साथ आपको कुछ स्टार्टअप्स के एग्जाम्पल देने हैं। फिर उसके बाद इनोवेशन। आज का युवा सिर्फ स्टार्टअप तक सीमित नहीं है, बल्कि इनोवेशन इस दिशा में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और फिर कुछ
भारत में जो रिसेंट टाइम में इनोवेशन हुए हैं। अब भारत का बहुत बड़ा जो इनोवेशन है वो आप लोगों को यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम। यह फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने कि भारत को फिनटेक का लीडर बना दिया है, ग्लोबल लीडर बना दिया है। तो ऐसे ऐसे जो भी इनोवेशंस हाल में हुए हैं, कुछ इनोवेशंस के एग्जाम्पल बता करके और फिर बताएंगे कि इन इनोवेशंस को बनाने से लेकर के उपभोक्ता के रूप में हर जगह भारत की युवा शक्ति भारत के लिए वरदान साबित हो रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बता रहे हैं और फिर बताना है आत्मनिर्भर भारत। अब उन सेक्टर्स की पहचान करनी है जहां पर कि भारत पहले विदेश पर डिपेंड था, लेकिन अब भारत वह डिपेंडेंसी कम कर रहा है। अब वो डिपेंडेंसी कहां है? तो हमारी एक जो मिलिट्री सर्विसेज है, सैन्य शक्ति है, उसमें भी अब भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। विदेश से हम हथियार खरीदते थे, अब स्वदेशी हथियारों का दौर आगे बढ़ रहा है। तो स्वदेशी हथियार कैसे बढ़ रहे हैं? जो कंपनियां हैं उनका वहां पर प्रोडक्शन कौन कर रहा है? युवा कर रहा है। तो ऐसे ही उन सेक्टर्स में कुछ अच्छे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम हुए तो उनकी पहचान करनी है कि कहां का कोई एक किसान जिसने कि इनोवेट किया, कहीं पर किसी युवा ने कुछ अच्छा काम किया, तो वो सब काम ढूंढ करके आपको यहां पर एग्जाम्पल के साथ बताने हैं। और देखो, मैं चाहता तो मैं ढूंढ करके यहां पे ऐड कर सकता था, लेकिन सारा काम मैं कर दूंगा तो आपके अंदर से वो जो एनर्जी है काम करने की, नोट्स बनाने की, ये खत्म हो जाएगी और वो बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं आएगी तब तक आप बहुत अच्छा ऐसे लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने इन सब चीजों को आपके साथ डायग्राम में शेयर कर दिया है। कंटेंट आपको खुद से गूगल से या जहां से भी सर्च करके आपको लिखना है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आर्थिक शक्ति में इन 3 सेक्टर में यूथ रोल प्ले करेगा। दूसरा है सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म। इस क्षेत्र में युवा कहां कहां रोल प्ले कर रहा है? कास्ट बैरियर, आज का युवा कास्ट बैरियर को तोड़ रहा है और एक समावेशी भारत बना रहा है जहां पर कि जातिगत भेदभाव नहीं हो। उसी तरीके से आज का युवा जेंडर बैरियर को भी तोड़ रहा है। अब लड़कियां भी वैसे काम में आगे बढ़ रही हैं जो पहले सिर्फ लड़कों या पुरुषों के लिए रिजर्व था। मिलिट्री में वॉर फ्रंट पर लड़ने जा रही हैं, एयरफोर्स में फ्लाइंग पायलट बन रही हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहां भी डालने हैं। उसी तरीके से रीजनल बैरियर्स, हमारे यहां रीजनल बैरियर्स थे कि इस रीजन के लोग, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बन जाता था, हम उस रीजनल बैरियर से भी बाहर निकल रहे हैं। आज साउथ इंडिया का यूथ नॉर्थ इंडिया में काम कर रहा है, नॉर्थ इंडिया का यूथ साउथ इंडिया में काम कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट का यूथ गुजरात में काम कर रहा है और मेनलैंड इंडिया का यूथ नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा है। तो यह क्या हो रहा है? जो रीजन का बैरियर था वह भी टूट रहा है, लेकिन तोड़ कौन रहा है? युवा। ठीक है, उसी तरीके से इक्वालिटी, युवा क्या चाहता है? समानता, इक्वालिटी। युवा कोई भी भेद की बात नहीं चाहता है। तो इक्वालिटी के लिए कुछ एग्जांपल्स बताएंगे। युवा क्या कर रहे हैं, कैसे समानता को प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही इन्वायरमेंट के क्षेत्र में भी कुछ स्टार्टअप्स, कुछ संस्थाएं, कुछ युवाओं का समूह मिलकर के काम कर रहा है। जैसे बहुत सारी नदियां आजकल साफ की जा रही हैं, उसमें युवाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वो क्या कर रहे हैं कि ग्रुप बना करके नदियों की सफाई कर रहे हैं, तालाबों की सफाई कर रहे हैं। तो ये सब एग्जाम्पल आपको डालने हैं। इससे पता चलेगा कि यूथ हर क्षेत्र में, समाज में सुधार करने के लिए आगे बढ़ रहा है और ये नए भारत की नींव है। फिर सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है यूथ, फिर पैराग्राफ चेंज करके यूथ सिर्फ काम नहीं कर रहा है बल्कि यूथ नेतृत्व भी दे रहा है। कहां कहां? नैतिक नेतृत्व। कहां? राजनीति में। तो कुछ ऐसे राजनेताओं के, नए राजनेताओं के नाम बताने हैं जो यूथ हैं और जो बहुत अच्छे पॉपुलर हुए हैं रिसेंट टाइम्स में। ठीक है, उसी तरीके से सोसाइटी में जैसे सोसाइटी में आप जाएंगे तो एजुकेशन सेक्टर में, वीमेन एम्पावरमेंट में, ठीक है, कास्ट बैरियर को ब्रेक करने में। उसी तरीके से सिविल सर्विसेज में कुछ अच्छे सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल बताएंगे जिन्होंने हाल के दौर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे यूथ जिन्होंने टेक्नोलॉजी में लीडरशिप दी है, उनका एग्जाम्पल बताएंगे। फिर इंडस्ट्री में
कुछ ऐसे युवा जिन्होंने नई कंपनी खोली है और जो लीडिंग रोल में है। इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे युवा समूह जो कि इन्वायरमेंट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, और रिलीजन में। तो इन सेक्टर में हर जगह युवा सिर्फ काम नहीं कर रहा है बल्कि नेतृत्व कर रहा है। और नेतृत्व कैसा? नैतिक नेतृत्व कर रहा है। तो वो एग्जाम्पल आपको ऐड करने हैं। ठीक है, तो इतना ऐड करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, युवा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन युवाओं के साथ बहुत बड़ा चैलेंज भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं हमारे युवाओं के साथ। और फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे कि हमारा आज का जो युवा है वह अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज फेस कर रहा है। बेरोजगार है या अल्प रोजगार है, या तो उसे काम ही नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो कम समय के लिए मिल रहा है, उसके क्षमता से कम का काम मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको यहां पर कोट करके इसकी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ एजुकेशनल इनइक्वालिटी है, शैक्षिक अंतर है। गांव का जो युवा है वह अभी भी क्वालिटी एजुकेशन से बहुत दूर है। शहर के युवा भी, जो हाई क्लास सोसाइटी के युवा है, उसके पास तो क्वालिटी एजुकेशन है, लेकिन शहर में झुग्गी झोपड़ियां भी हैं, वहां का युवा क्वालिटी एजुकेशन से अब भी दूर है। उसके साथ साथ लड़कियों में क्वालिटी एजुकेशन और ज्यादा लड़कों की तुलना में भी कम है। तो ये सब डेटा के साथ हम यहां पर बात करेंगे कि यह भी हमारे युवा के लिए चैलेंज है। फिर डिजिटल डिवाइडेड्स। डिजिटल डिवाइड्स कैसे है कि गांव शहरों का जो युवा है वह डिजिटली कनेक्ट है, लेकिन गांव का युवा अभी डिजिटली कनेक्ट पूरा नहीं है। वह अभी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से चलाना नहीं जानता। वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के नाम पे यूट्यूब चलाता है, जबकि डिजिटल टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं जहां पर कि वह इनोवेट कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, लेकिन वह अभी डिजिटली उतना अवेयर नहीं है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया एडिक्शन। आज के युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सोशल मीडिया एडिक्शन। युवा का अधिकांश टाइम यूट्यूब, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में चला जाता है, और यह उसका क्वालिटी टाइम है। यूथ है, सबसे अधिक काम करने की क्षमता अभी है, इसी उम्र में है, और उसी उम्र में वह सोशल मीडिया का एडिक्ट हो गया। या तो सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहा है, और वो वीडियो क्वालिटी वीडियो नहीं, बस लड़कियों को देखो तो वो अंग प्रदर्शन करके वीडियो बना रही हैं, और लड़के को देखो तो वह स्क्रॉल किए जा रहा है। तो यह क्या है? सोशल मीडिया एडिक्शन है, जो हमारे देश के यूथ को क्वालिटी के साथ आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लड़कियों के साथ ज्यादा चुनौतियां हैं, उन्हें बहुत जल्दी पॉपुलर होने की, बहुत जल्दी पॉपुलर अपने आप को बड़ा दिखाने की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, जबकि क्षमता नहीं बढ़ रही है, स्किल नहीं बढ़ रहा है। वह बहुत बड़ी चुनौती है। उसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ इशू भी है। आज का युवा सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहा है या फिर कहीं भी टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन क्वालिटी अर्निंग नहीं हो रही है, दबाव है, तो वह तनाव में है। आज के युवा पर पिछले जनरेशन से बहुत अधिक दबाव है। पिछले जनरेशन में युवा गांव में रहता था, खाता पीता था, मस्त रहता था। आज का युवा कमाने का प्रेशर है, परिवार का प्रेशर है, अपने रोजगार का प्रेशर है, सभी प्रेशर के साथ तनाव में डूबा पड़ा है। तो जब तक तनाव मुक्त नहीं होगा तब तक वह देश के लिए क्वालिटी काम नहीं कर सकता है। उसी तरीके से वैल्यू इरोशन, मतलब मूल्यों में, नैतिकता में कमी आ रही है। आज का युवा पैसा कमाने के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की, किसी भी हद तक गिर जा रहा है। यह बहुत बड़ी चुनौती बन रही है कि मूल्यों का क्षरण हो रहा है, नैतिकता का क्षरण हो रहा है, माता पिता के प्रति सम्मान में कमी आ रही है, पारिवारिक मूल्यों में कमी आ रही है। और यह हमारे युवा को क्या बना रहा है? यह हमारे युवाओं को पथभ्रष्ट बना रहा है। ठीक है, तो पथभ्रष्ट युवा देश को नया भारत कैसे बनाएगा? यह भी चुनौती आ रही है। अगला है ओवर एक्सपेक्टेशंस। आज के युवा से परिवार को, समाज को, माता पिता को, सबको इतनी ओवर एक्सपेक्टेशंस है कि युवा तनाव में जी रहा है। उसे लग रहा है कि अगर नौकरी नहीं मिली तो जीवन कैसे चलेगा। माता पिता बेटा को पढ़ा दिया, बेटा तुम नौकरी करो, क्योंकि समाज के लोग कह रहे हैं कि इतने दिन से बेटा बाहर पढ़ रहा है, कब कमाएगा, कब नौकरी लगेगी। तो ये जो ओवर एक्सपेक्टेशंस है, यह भी हमारे युवा को क्या कर रहा है? टॉर्चर कर रहा है मेंटली। तो ये सब सारी चैलेंजेस भी हम बताएंगे कि अगर इन सभी चैलेंजेस को दूर नहीं किया गया
तो हमारा युवा जो कि जनांकिकीय लाभांश बन सकता था वह जनांकिकीय आपदा बन जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि इन सभी चैलेंज के साथ हमें किन क्षेत्र पर काम करने की जरूरत है। तो टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डेवलप्ड एंड इक्विटेबल नेशन बाय 2047, द सेंटेनरी ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी स्वतंत्रता की शताब्दी पर देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए द फॉलोइंग स्टेप्स आर क्रूशियल, हमें कुछ कदम उठाने होंगे। जैसे इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड स्किल्स, हमें शिक्षा और कौशल में निवेश करना होगा। अलाइंड विथ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन कैसी शिक्षा, कैसा स्किल, कैसी क्षमता जो कि चौथी औद्योगिक क्रांति के साथ जुड़ करके हो। मतलब आपके पास स्किल हो और मार्केट में उसकी डिमांड नहीं हो तो ऐसी स्किल नहीं, जो मार्केट की डिमांड है वैसी स्किल डेवलप करना होगा, वैसा एजुकेशन प्रमोट करना होगा। आज का युवा क्या है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी डिग्रीधारी है, लेकिन उसके पास स्किल ही नहीं है। उसके पास जो एजुकेशन हुआ है वो सिर्फ डिग्री है, क्वालिटी नहीं है, तो वह काम नहीं करेगा। हमें जो हमारे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसे एजुकेशन और स्किल देना होगा। उसके बाद सिविक वैल्यू, नागरिक मूल्यों का उसमें विकास करना होगा कि वह स्वच्छता, सफाई, जिम्मेदारी, इनकी भावना को समझे, कहीं बाहर जाकर के कहीं भी गंदगी ना फैलाए। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि हाल ही में पटना मेट्रो का प्रारंभ हुआ और पटना मेट्रो प्रारंभ होने के साथ ही वहां मेट्रो के जो पिलर्स हैं या मेट्रो के जो पटरियां हैं उस पर पान के बहुत सारे पिकदान दिख रहे हैं, लोगों ने पान थूक रखे हैं वहां पर। तो क्या दिखाता है कि सिविक सेंस कम है, तो उसको प्रमोट करना है, जो नागरिक मूल्य है, नागरिक वैल्यूज है, उसको बढ़ाना है। ऐसे साथ ही इथिकल लीडरशिप थ्रू एजुकेशन एंड सोशल अवेयरनेस। जैसे इंदौर सिटी है, भारत का सबसे स्वच्छ सिटी है, तो जैसे वहां पर इंदौर सिटी को स्वच्छ करने में वहां का युवा आगे बढ़ा है, वैसे ही पूरे भारत के युवा को आगे आना होगा और अपने सिविक वैल्यू को, सिविक सेंस को प्रमोट करना होगा। फिर आगे इनकरेज इनोवेशन एंड रिसर्च, इनोवेशन एंड रिसर्च को प्रमोट करना होगा बाय प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, और युवाओं को संस्थागत और वित्तीय सहायता देकर, ताकि वे क्या करें, वे जॉब क्रिएटर बने, न कि जॉब सीकर बने। ठीक है, ऐसा करना होगा। फिर हमें एम्पावरिंग रूरल यूथ, जो ग्रामीण युवा है उसे भी प्रमोट करना पड़ेगा। कैसे? थ्रू डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस, ग्रामीण क्षेत्र में भी डिजिटल रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, सड़क, बिजली, इन सबको बेटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो युवाओं की चैलेंज है उसको भी खत्म करना होगा, कम करना होगा इन सब के माध्यम से। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गिव मी 100 एनर्जेटिक यंग मैन एंड आई शैल ट्रांसफॉर्म इंडिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 100 ऊर्जावान पुरुष दे दो, आदमी दे दो, मैं भारत बदल दूंगा। आज हमारे पास करोड़ों ऊर्जावान युवा हैं, सिर्फ सही मार्गदर्शन चाहिए। ठीक है, तो हमने इस लाइन को कनेक्ट कर लिया कि हमारे पास क्या है, करोड़ों युवा हैं, हमें क्या चाहिए, सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए। तो समस्या का समाधान भी हमने बता दिया। अब आगे निष्कर्ष पे आएंगे। निष्कर्ष क्या है? द यूथ आर नॉट मेयरली द फ्यूचर ऑफ इंडिया, दे आर इट्स प्रेजेंट आर्किटेक्ट्स। यूथ, युवा सिर्फ भारत का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान का निर्माता भी है। Their ideas, energy and integrity can bridge the gap between India's aspirations and achievements. युवाओं की ऊर्जा, आइडिया और सत्यनिष्ठा, यह भारत के आकांक्षा और उपलब्धियों के बीच के गैप को मिटा सकता है। एक नया भारत, आत्मनिर्भर, न्यायपूर्ण और प्रबुद्ध भारत, यह तभी संभव है जब देश का युवा साहस, करुणा और रचनात्मकता के साथ राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेगा।
क्योंकि युवाओं के हृदय में ही नए, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत की आत्मा बसती है। इसके साथ हम एंड कर लेंगे। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में पूरा समझ में आ गया है। थोड़ा एफर्ट आपको लगाना होगा। ये सीरीज इसीलिए मैंने चालू किया है कि अगर आप लगातार जुड़े रहे तो मैं इतना ऐसे करवा दूंगा कि चाहे आप किसी भी ऐसे वाले एग्जाम में जाएंगे, आपको आपका ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। मेरे साथ कनेक्ट करिए, आपका ऐसे, आपके एग्जाम का ऐसे पहले से ही आपका तैयार मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये ऐसे समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट ऐसे के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।